नमस्कार साथियों, हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आज का जो महत्वपूर्ण टॉपिक है कि भारतीय राज्य व्यवस्था से एकदम भारतीय राज्य व्यवस्था के जो प्रश्न हैं वो एकदम शुरुआती स्तर से हैं और जो प्रश्न की श्रृंखला लेके मैं आया हूँ इससे प्रश्न कहीं बाहर नहीं जाएंगे, इसकी गारंटी लेता हूँ। क्योंकि एक एक प्रश्न जो है शुरुआत से हैं, पहले ही टॉपिक से हैं और ये जो श्रृंखला चलेगी उम्मीद करता हूँ कि इसको मैं पूरे होली के ज़्यादा से ज़्यादा 8-10 दिन के अंदर ही इसको ख़त्म कर दूँगा। तो पहले प्रश्न से शुरुआत करते हैं। विश्व का प्रथम लिखित संविधान किस देश का है? फ्रांस, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका। विश्व का प्रथम संविधान किस देश का है? ये संविधान अमेरिका का है। कहाँ का है? प्रथम संविधान की अगर बात करेगा तो कहाँ का है? अमेरिका का। चलते हैं अगले प्रश्न पर। किन विद्वानों ने ब्रिटेन के संविधान को अलिखित संविधान कहा? टॉमस पेन, एटी टोंकवेले, जेम्स मिल और डी है ए और बी दोनों। किन विद्वानों ने ब्रिटेन के संविधान को अलिखित संविधान कहा? ये दोनों विद्वान थे। कौन? टॉमस पेन और एटी टोंकवेले। ये दोनों ऐसे थे, इन्होंने कहा कि ब्रिटेन के संविधान को अलिखित संविधान कहा। चलते हैं अगले प्रश्न पर। ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यों के संचालन के लिए निदेशक मंडल में कितने सदस्य होते थे? ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यों के संचालन के लिए निदेशक मंडल में कितने सदस्य होते थे? 24, 30, 36, कोई निश्चित संख्या नहीं है। तो ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यों के लिए कितने लोग रहते थे? 24 लोग रहा करते थे। ठीक, चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। बंगाल में द्वैध शासन का अंत किस अधिनियम के द्वारा किया गया था? बंगाल में द्वैध शासन का अंत किस अधिनियम के द्वारा किया गया? नीमाक अधिनियम 1773, पिट का भारतीय अधिनियम 1784, चार्टर अधिनियम 1813 और डी है चार्टर अधिनियम 1833। तो बंगाल में द्वैध शासन का अंत किस अधिनियम के द्वारा किया गया? बंगाल में द्वैध शासन। अच्छा, बंगाल में रॉबर्ट क्लाइव द्वारा जो है 1765 में शुरू की गई थी द्वैध शासन प्रणाली को। बंगाल में रॉबर्ट क्लाइव द्वारा जो है 1765 में शुरू की गई द्वैध शासन प्रणाली को 1772 में गवर्नर हेस्टिंग्स के द्वारा समाप्त किया गया। शुरू कौन करता है बंगाल में? रॉबर्ट क्लाइव 1765 में, और 1772 में वारेन हेस्टिंग्स खत्म कर देता है। इसके बाद 1773 में
रेगुलेटिंग एक एक्ट आता है के माध्यम से, मतलब बंगाल पर कंपनी का प्रत्यक्ष नियंत्रण स्थापित किया जाए। शुरुआत कौन करता है? 1765 में रॉबर्ट क्लाइव। समाप्ति कौन करता है? वारेन हेस्टिंग्स 1772 में। कारण क्या था? व्यापक भ्रष्टाचार, अराजकता और जो राजस्व वसूली में बाधा आती थी। तो किस अधिनियम के तहत हुआ था ये हुआ था एक, उसी को एक नियामक अधिनियम कहते हैं। कौन सा अधिनियम? नियामक अधिनियम। कौन सा अधिनियम है? नियामक अधिनियम। भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? वारेन हेस्टिंग्स, लॉर्ड विलियम बेंटिंक, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड कैनिंग। तो भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? विलियम बेंटिंक थे। कौन थे? विलियम बेंटिंक। कब से कब तक कार्य किया? ये कार्य करते हैं 1828 से शुरुआत करते हैं और 1835 तक करते हैं। कब तक करते हैं? 1835 तक। कौन थे? विलियम बेंटिक। ठीक। इनका, विलियम बेंटिक का जैसे प्रथम गवर्नर जनरल हो गए, इन्होंने एक और काम किया था। विलियम बेंटिक ने सती प्रथा के उन्मूलन और प्रमुख सामाजिक सुधारों के लिए इनको जाना जाता था, विलियम बेंटिक को। किस लिए? सती प्रथा का उन्मूलन भी इन्होंने किया था और प्रथम गवर्नर जनरल थे। अगर बात करेंगे वारेन हेस्टिंग्स की, ये भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे विलियम बेंटिक। लेकिन अगर बात करें वारेन हेस्टिंग्स की, तो बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल थे। वारेन हेस्टिंग्स बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल थे। अगर बात करें भारत के प्रथम वायसराय की, तब भारत के प्रथम वायसराय तब कौन थे? तब आएगा लॉर्ड कैनिंग का नाम। इनका आएगा? लॉर्ड कैनिंग का नाम आता है। और लॉर्ड डलहौजी का डॉक्ट्रिन्स ऑफ लैप्स के लिए ये प्रसिद्ध हुए थे। एक बार संक्षेप में फिर समझते हैं। लॉर्ड विलियम बेंटिक जो है भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे 1828 से 1835 तक। और बात अगर वारेन हेस्टिंग्स की है तो बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल। ये कब से कब तक थे? ये 1773 से 1785 तक थे। और लॉर्ड कैनिंग कौन थे? लॉर्ड कैनिंग भारत के प्रथम वायसराय थे। इसमें ये चीज़ समझने के लिए जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और ये लॉर्ड डलहौजी डॉक्ट्रिन्स ऑफ लैप्स, राज्य हड़प या की नीति जो इनकी थी, ये उसके लिए थे। चलते हैं नेक्स्ट पर। किस एक्ट के द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई? चार्टर एक्ट 1833, इंडियन काउंसिल 1861, इंडियन काउंसिल 1892, इंडियन काउंसिल 1809।
ये किस एक्ट के तहत था? ये था इंडियन काउंसिल 1861। किस एक्ट के तहत था? इंडियन काउंसिल 1861। भारत के जो गवर्नर जनरल या वायसराय को पहली बार भारतीय परिषद अधिनियम, इसी को इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 के द्वारा अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई थी। शक्ति इसकी क्या थी? विधान परिषद की अनुमति के बिना आपातकाल में कानून बनाना, अध्यादेश। अवधि 6 महीने तक प्रभावी रहता था ये। कब से कब तक था? 1861। इंडियन काउंसिल 1861। चलते हैं नेक्स्ट पर। भारत सरकार अधिनियम 1935 ने समाप्त की थी प्रांतीय स्वायत्तता, प्रांतीय द्वैध शासन व्यवस्था, भारत की संघ संरचना, जिम्मेदार केंद्रीय सरकार। तो भारत सरकार अधिनियम 1935 ने क्या समाप्त किया था? भारत सरकार अधिनियम, ये जो था, ये द्वैध शासन व्यवस्था किसको समाप्त किया था? द्वैध शासन व्यवस्था को। द्वैध शासन व्यवस्था को समाप्त किया। भारत सरकार अधिनियम 1935 ने मुख्य रूप से 1858 के अधिनियम द्वारा स्थापित भारतीय परिषद को समाप्त कर दिया। और क्या क्या समाप्त किया था? भारतीय परिषद को समाप्त कर दिया। इससे अतिरिक्त जो अधिनियम प्रांतों में द्वैध शासन था उसको भी समाप्त किया। भारतीय परिषद और प्रांतों में द्वैध शासन, इसको समाप्त कर दिया। भारत के प्रथम वायसराय का नाम क्या था? भारत के प्रथम वायसराय कौन थे? ये थे लॉर्ड कैनिंग। और इन्हीं के समय में एक विद्रोह होता है। प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग के समय में जो 1857 का सिपाही विद्रोह के बाद जो है, भारत के प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग थे। 1857 के सिपाही विद्रोह के बाद भारत सरकार अधिनियम 1858 के तहत इन्हें याद किया गया, इन्हें यह पद दिया गया था वायसराय का। ये कब से कब तक थे? ये 1858 से 1862 तक थे वायसराय के रूप में। 1858 से 1862 तक। और अंत एक चीज और है कि प्रथम वायसराय तो थे, लेकिन अगर बात आए अंतिम गवर्नर जनरल की, अंतिम गवर्नर जनरल तो कौन थे? यही लॉर्ड कैनिंग ही थे, जिन्होंने वायसराय की भूमिका भी संभाली थी। और इन्हीं के समय में 1857 का विद्रोह हुआ था। मुख्य बातें क्या हैं? प्रथम वायसराय कौन था? लॉर्ड कैनिंग। कार्यकाल इनका कब से कब तक था? 1858 से 1862 तक था।
अंतिम गवर्नर जनरल भी लॉर्ड कैनिंग ही थे और इन्होंने वायसराय की भूमिका संभाली। और 1857 का विद्रोह भी इन्हीं के समय में होता है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। निम्न में से किस अधिनियम के अंतर्गत भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति प्राप्त हुई? किस अधिनियम के तहत भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति प्राप्त हुई? ये है भारतीय परिषद अधिनियम 1892। अधिनियम कौन सा है? भारतीय परिषद अधिनियम 1892 को बजट पर बहस करने की तो शक्ति प्राप्त है, लेकिन मतदान का नहीं। भारतीय परिषद अधिनियम 1892। चलते हैं अगले प्रश्न पर। बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? अभी ये प्रश्न शायद कराया था, मैंने बताया भी है। वारेन हेस्टिंग्स, लॉर्ड विलियम बेंटिंग, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड कैनिंग। तो भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन है? वारेन हेस्टिंग्स थे। कब से कब तक? 1773 से 1785 तक। अच्छा, किस एक्ट के तहत इनको जो है बंगाल के फोर्ट विलियम प्रेसिडेंसी का पहला गवर्नर जनरल नियुक्त किया गया? किस एक्ट के तहत वारेन हेस्टिंग्स को बंगाल के फोर्ट विलियम प्रेसिडेंसी का पहला गवर्नर जनरल नियुक्त किया गया? रेगुलेटिंग एक्ट 1773। ये प्रश्न भी आया था शायद, या अभी आएगा। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत बंगाल के फोर्ट विलियम प्रेसिडेंसी का पहला गवर्नर जनरल इन्हें नियुक्त किया गया। और इन्होंने एक काम जो किया था, बंगाल में जो दोहरी शासन, द्वैत शासन था, उसको समाप्त किया। और वारेन हेस्टिंग्स को ब्रिटिश साम्राज्य की नींव रखने वाले प्रमुख प्रशासकों में माना जाता है। इनका कार्यकाल 1773 से 1785 तक तो था, लेकिन वारेन हेस्टिंग्स को भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का नींव रखने में प्रमुख प्रशासक माना जाता है। अगले प्रश्न पर। 1946 में निर्मित अंतरिम सरकार में कार्यपालिका परिषद के उपसभापति थे जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर एस राधाकृष्णन, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। 1946 में अंतरिम सरकार के कार्यपालिका के उपसभापति कौन थे? कौन थे ये? जवाहरलाल नेहरू। कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। चलते हैं अगले प्रश्न पर। भारत के लिए संविधान की रचना हेतु संविधान सभा का विचार निम्नलिखित में से सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया? स्वराज्य पार्टी ने 1934 में,
कांग्रेस पार्टी ने 1936 में, मुस्लिम पार्टी ने 1936 में, सर्वदलीय सम्मेलन ने 1946 में। बताइए। भारत के लिए संविधान की रचना हेतु संविधान सभा का विचार निम्नलिखित में से सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया? किसने किया था? ये किया था स्वराज पार्टी ने 1934 में। ये पार्टी का नाम आया है। अगर व्यक्ति विशेष की बात आ जाए तब व्यक्ति विशेष की बात आ जाएगी तो एक नाम सबसे ऊपर आता है, M.N. राय। इनका नाम क्या था पूरा? मानवेंद्र नाथ राय। 1934 में इसके संविधान सभा का विचार इनके सबसे पहले इन्होंने ही प्रस्तुत किया। मानवेंद्र नाथ राय ने। लेकिन कहीं कहीं पे अगर देखा जाए तो कांग्रेस का नाम आता है, तो कांग्रेस से पहले मानवेंद्र नाथ राय ने की, जो स्वराज पार्टी के सदस्य थे। इस वजह से स्वराज पार्टी है। और कांग्रेस पार्टी का जहाँ जहाँ नाम आता है वहाँ पे सन 1935 देता है, लेकिन 1934 में मानवेंद्र नाथ राय जी ने किया था। और मानवेंद्र नाथ राय जी जो है स्वराज पार्टी के सदस्य थे, इस वजह से स्वराज पार्टी का नाम आया है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। संविधान सभा के चुने हुए स्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर S. राधाकृष्णन। संविधान सभा के चुने हुए स्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कब निर्विरोध इन्हें चुना गया? 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को 11 दिसंबर 1946 को निर्विरोध संविधान का अध्यक्ष चुना गया। और अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा अस्थायी अध्यक्ष थे। अस्थायी अध्यक्ष तो ये डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे, और स्थायी अध्यक्ष कौन हुआ? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। लेकिन एक प्रश्न और है, उपाध्यक्ष कौन थे? उपाध्यक्ष कौन थे? उपाध्यक्ष थे H.C. मुखर्जी। कौन थे? H.C. मुखर्जी। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने जो संविधान निर्माण हुआ था उसमें बहुत ही इनकी महत्वपूर्ण भूमिका थी। लेकिन संविधान सभा के संचालन समिति के कौन अध्यक्ष थे? संविधान सभा की संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे? कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ही थे। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर।
भारत का संविधान पूर्ण रूप से तैयार हुआ था? 26 जनवरी 1950, 26 नवंबर 1949, 11 फरवरी 1948। संविधान सभा का पूर्ण रूप से कब तैयार हुआ? और डी है कोई नहीं। बताइए, भारतीय संविधान पूर्ण रूप से कब तैयार हुआ था? पूर्ण रूप से तैयार हो जाता है ये 26 नवंबर 1949 को। कब होता है? 26 नवंबर 1949 को बनकर तो तैयार हो जाता है। अच्छा, इसमें समय कितना लग जाता है? इसमें समय लगता है 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन का समय लगता है। और लागू कब होता है? 26 जनवरी 1950 से ये लागू हो जाता है। 26 जनवरी 1950 से लागू होता है। और तैयार कब हो जाता है? 26 नवंबर 1949 को। लागू कब होता है? लागू हो जाता है 26 जनवरी 1950 को। टाइम कितना लगता है? 2 साल 11 माह और 18 दिन। 2 साल 11 माह 18 दिन। हस्ताक्षर कब होते हैं? इस पे सदस्यों के हस्ताक्षर कब होते हैं? सदस्यों के हस्ताक्षर होते हैं इस पे 24 जनवरी को। कब होते हैं? 24 जनवरी को। 24 जनवरी 1950 को इस पर हस्ताक्षर होते हैं। एक प्रश्न है, संविधान दिवस कब मनाया जाता है? संविधान दिवस कब मनाया जाता है? तो संविधान दिवस कब मनाया जाता है? 26 नवंबर को हर वर्ष संविधान दिवस मनाया जाता है। तो इससे कितने प्रश्न निकले? पूर्ण रूप से तैयार कब होता है? 26 नवंबर 1949 को। और लागू कब से होता है? 26 जनवरी 1950 से। टाइम कितना लगता है? 2 साल 11 महीने और 18 दिन। हस्ताक्षर सदस्य कब करते हैं? ये 24 जनवरी को करते हैं। और संविधान दिवस कब मनाया जाता है? 26 जनवरी 1950 को। जैसे लागू हुआ तो ये 26 नवंबर, जब ये तैयार हुआ 26 नवंबर को, 26 नवंबर को ही हर वर्ष संविधान दिवस मनाया जाता है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। भारतीय संविधान कब पूर्णतया लागू हुआ था? अभी ये प्रश्न हो चुका है। कब लागू हुआ था? लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को। 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। ऐतिहासिक दिन था और तभी से गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। अपनाया कब गया? 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया था। 26 नवंबर को संविधान दिवस भी मनाते हैं। ठीक, अगले प्रश्न पर चलते हैं। भीमराव अंबेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन हुआ था। पश्चिमी बंगाल से, मुंबई प्रेसिडेंसी से, तत्कालीन मध्य भारत से, पंजाब से। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर
का संविधान सभा में निर्वाचन सबसे पहले कहाँ से होता है? सबसे पहले होता है ये बंगाल 1946 में ही हुआ था। सबसे पहले अगर बात करेंगे तो पहले बंगाल से होता है, लेकिन विभाजन के बाद अगर बात करेंगे तो सबसे पहले अगर विभाजन के बाद अगर बात होती है, यहाँ प्रश्न में थोड़ा एक समस्या ये है कि ऐसे प्रश्न थोड़ा विवादित हो जाते हैं। इसमें अगर देखा जाए तो दो प्रश्न सही, दोनों ऑप्शन सही हैं। सबसे पहले अगर बोला जाता, सबसे पहले तो बंगाल से हो जाता, लेकिन अगर विभाजन के बाद की बात की जाएगी तो उन्होंने सबसे पहले मुंबई प्रेसिडेंसी का नाम आएगा। 1946 में वो बंगाल से ही चुने गए थे, लेकिन विभाजन के बाद जो है अगस्त 1947 के बाद वो सीट पाकिस्तान में चली गई थी। उनकी जो वो बंगाल की सीट थी वो चली गई पाकिस्तान में। इस वजह से फिर पुनर्निर्वाचन हुआ तो उनको जो है मुंबई प्रांत से संविधान सभा में फिर से लाया गया। 6 जुलाई को 6 जुलाई 1947 को कुछ मुंबई प्रांत के संविधान सभा में लाया गया, और ये प्रारूप समिति के अध्यक्ष भी थे, और इनको क्या भारतीय संविधान का जनक भी कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने ही भारतीय संविधान का जो मसौदा तैयार हुआ था उनमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तो यहाँ पर दो प्रश्न सही हो रहे हैं, दो आंसर इसके। अगर सबसे पहले की बात हो जाती तो सबसे पहले पश्चिम बंगाल से, लेकिन अगर बात विभाजन के बाद है तो विभाजन के बाद मुंबई प्रेसिडेंसी है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। किस वर्ष में जनगण मन को भारत के राष्ट्रगान के रूप में अपनाया गया? 1948 में, 1949 में, 1950 में, 1951 में। तो जनगण मन को कब अपनाया गया? ये अपनाया गया 1950 में। कब अपनाया गया? 1950 में। और तारीख कौन सी रहती है? तारीख रहती है 24 जनवरी 1950। 24 जनवरी 1950। जनगण मन को 24 जनवरी 1950 में राष्ट्रगान के रूप में जो है संविधान सभा द्वारा अपना लिया जाता है। अच्छा, इसको लिखा किसने था? इसको लिखते कौन है? रविन्द्रनाथ टैगोर। सबसे पहले किस भाषा में लिखा जाता है ये? बंगाली। किस भाषा में? बंगाली में लिखा गया था। हिंदी संस्करण के रूप में इसे राष्ट्रगान के रूप में स्वीकार किया गया। अपनाने की तिथि कब रहती है? 24 जनवरी 1950। गायन का समय कितना है? इसका एक प्रश्न है, गायन का समय जनगण मन कितने समय में जाना चाहिए? 52 सेकंड में। 52 सेकंड में। और इसका प्रथम गायन कब हुआ था? प्रथम गायन कब हुआ था? प्रश्न आते हैं कि इसका प्रथम गायन कब हुआ था? कलकत्ता अधिवेशन में। किस अधिवेशन में? कलकत्ता अधिवेशन में होता प्रथम गायन। और राष्ट्रगान का दर्जा कब मिलता है? 24 जनवरी 1950 को। तो घोषित कौन करता है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद करते हैं। एक एक प्रश्नों का इतने अच्छे तरीके से इसको एक एक प्रश्नों का जो पोस्टमार्टम हो रहा है, अगर इसको आप कहीं ना कहीं नोट करते जाएं,
क्योंकि ये कहीं ना कहीं आपको, जब जैसे ये प्रश्न आप लिख लेते कहीं नोट करिए, नोट करने के साथ साथ दाएं बाएं इसको लिखते जाएं। इसको ज़्यादा नहीं, एक दो बार आप रिवीजन करेंगे तो आपको ये याद हो जाएगा। और ये आप थोड़ा कक्षाओं को शेयर करते रहें, ताकि बार बार कहने में अच्छा नहीं लगता, मैं भूल जाता हूँ कहने के लिए। इसको शेयर करते रहें ताकि थोड़ा ये रहता है कि हाँ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। और उत्तर प्रदेश होमगार्ड की वैकेंसी आ रही है, धीरे धीरे आप लोग तैयारी करते रहें, बहुत जल्द। और भी कई वैकेंसी, शायद कैलेंडर जारी हुआ है अभी, कैलेंडर जारी होने के साथ ही कई वैकेंसी आ रही हैं धीरे धीरे। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। भारत सरकार द्वारा राजकीय चिन्ह कब से अंगीकृत किया गया था? 15 अगस्त 1948 में, 2 अक्टूबर 1947 में, 26 जनवरी 1948 में, 26 जनवरी 1950 में। भारत का राजकीय चिन्ह क्या है? सबसे पहले ये बताइए, भारत का राजकीय चिन्ह क्या है? भारत का राजकीय चिन्ह क्या है? अशोक स्तंभ। क्या है? अशोक स्तंभ है, इसको याद रखना है, अशोक स्तंभ। इसमें 4 शेर और इसमें एक लाइन लिखी है, क्या लिखी है? सत्यमेव जयते। कहाँ से लिया गया है? मुंडकोपनिषद से लिया गया है। ये अपनाया कब गया? कब अपनाया जाता है? ये अपनाया जाता है 26 जनवरी 1950 को। ये वाराणसी के जो सारनाथ स्तंभ है वहाँ से लिया गया है। सत्यमेव जयते किस लिपि में लिखा है? देवनागरी लिपि में लिखा है। आधार क्या है? सारनाथ का अशोक स्तंभ है। इसके प्रतीक चिन्ह क्या है? इसके प्रतीक चिन्ह क्या है? 4 शेर हैं, धर्मचक्र, सांड और घोड़ा, इसके ये प्रतीक चिन्ह हैं। चलते हैं अगले प्रश्न पर। कितने अनुच्छेदों को 26 जनवरी 1949 को लागू किया गया था? 15, 12, 18, 21। 26 जनवरी 1949 को कितने अनुच्छेदों को लागू किया गया? 15, 12, 18, 21। बताइए कितने अनुच्छेद थे जो 26 जनवरी 1949 को लागू किए गए? इसमें एक ऑप्शन शायद नहीं है। इसमें तो 15 दिया है, लेकिन इस कहीं कहीं पे 16 मिलते हैं। और ये 26 नवंबर 1949 को, 26 नवंबर 1949 को अनुच्छेद 60, 324, 366, 367, 379, 380, 381।
ऐसे करते करते कुल 15 अनुच्छेद जो है लागू किए गए। यहाँ एक प्रश्न ये थोड़ा गलत है। यहाँ प्रश्न है, ये प्रश्न है 26 नवंबर 1949 को कितने अनुच्छेद लागू किए गए। जब ये 26 नवंबर हो जाएगा तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ पे एक ऑप्शन हो जाएगा इसमें 16। 15 वाला हटा के क्या हो जाएगा, ये 16 हो जाएगा। तो यहाँ पर इसको नवंबर करना है, 26 नवंबर, और ये है 16। तो कितने अनुच्छेद उस दिन लागू होते हैं, 16। कौन कौन से हैं, 60, 324, 366, 367 और 379, 380, 388, 391, 392, 393 और 394। तो ये लागू कर दिए गए। और बाकी अगर बाकी संविधान की, तो ये 26 जनवरी 1950 को तो पूरा संविधान ही लागू कर दिया गया था। और 26 नवंबर को संविधान दिवस था, इसी 26 नवंबर को ही तो संविधान दिवस मनाते हैं। चलते हैं अगले प्रश्न पर। संघ समिति के अध्यक्ष कौन थे, जवाहरलाल नेहरू, B.R. अम्बेडकर, सरदार पटेल, C. राजगोपालाचारी। तो संघ समिति के अध्यक्ष कौन थे, संघ समिति के अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू। संघ समिति के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे। अप्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष, प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे। ये सब प्रश्न इम्पॉर्टेंट हैं, थोड़ी थोड़ी बात पे जो है प्रश्न घूम जाते हैं, इसको नोट करते जाइए, कहीं ना कहीं ये सब मिल ही जाएंगे, क्योंकि ये भारतीय राज्य व्यवस्था के जो प्रश्न हैं ये सब मैं एक एक प्रश्न अपने हिसाब से नोट किया हूँ, और ये सब कहीं ना कहीं आप लोगों को मिलेंगे ज़रूर। बताइए, संघ समिति के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू हो गए, और प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल। ये कहे के थे, प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल, और प्रारूप समिति के अध्यक्ष भीमराव अंबेडकर। एक एक जो ऑप्शन है, इन चारों ऑप्शनों का मैं कोशिश यही करता हूँ कि ये कहाँ कहाँ पे इनसे मुलाकात होगी और कौन कौन से इनसे प्रश्न बनेंगे, सब बताने की कोशिश कर रहा हूँ। बस आपको ये है कि इसको ध्यानपूर्वक सुनते जाइए, अगर सुन नहीं रहे हैं तो थोड़ा नोट करते जाइए, क्योंकि बाद में आप लोगों को मिलेंगे ज़रूर। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन है, B.R. अम्बेडकर, और प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष वल्लभ भाई पटेल, और संघ समिति के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अंतरिम सरकार में विदेश मंत्रालय का पद किसे प्रदान किया गया था, जवाहरलाल नेहरू, B.R. अम्बेडकर, सरदार पटेल, C. राजगोपालाचारी। अंतरिम सरकार सितंबर 1946 में
सितंबर 1946 में भारत की अंतरिम सरकार में विदेश जो मंत्रालय थे का इस मतलब इसके प्रभार किसको सौंपा गया? ये सौंपा जाता है पंडित नेहरू को। किसको? पंडित नेहरू को। किसको सौंपा जाता है? पंडित नेहरू को सौंपा जाता है। अंतरिम सरकार में विदेश मंत्रालय का पद किसे दिया जाता है? पंडित नेहरू को दिया जाता है। और गृह मंत्रालय किसके पास रहता है? वल्लभ भाई पटेल के। सूचना प्रसारण मंत्रालय भी वल्लभ भाई पटेल के पास ही रहता है। लेकिन रक्षा मंत्रालय सरदार बलदेव सिंह जी के पास रहता है। और वित्त मंत्रालय लियाकत अली खान के पास रहता है। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के पास क्या रहता है? खाद्य और कृषि। वल्लभ भाई पटेल जी के पास क्या रहता है? गृह और सूचना प्रसारण मंत्रालय रहता है। अंतरिम सरकार में शिक्षा मंत्रालय का पद किसे प्रदान किया गया था? शिक्षा मंत्रालय रह जाती है कि शिक्षा मंत्रालय का पद किसे दिया गया? ये दिया जाता है B.R. अम्बेडकर जी को। किसको दिया जाता है? B.R. अम्बेडकर जी को दिया जाता है। नेक्स्ट पे चलते हैं। अंतरिम सरकार में अरुणा आसफ अली को कौन सा मंत्रालय दिया गया? ये अंतरिम सरकार में अरुणा आसफ अली को दिया जाता है रेलवे मंत्रालय। कौन सा मंत्रालय रहता है? रेलवे मंत्रालय रहता है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। भारतीय मूल संविधान में कुल कितने अनुच्छेद एवं अनुसूचियां थी? 350 8 एवं 8, 395 एवं 8 अनुसूची, 450 अनुच्छेद एवं 12 अनुसूची, 450 एवं 10 अनुसूची। भारतीय मूल संविधान जो 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया था, उसमें कुल कितने रहते? 395 अनुच्छेद रहते हैं और 8 अनुसूचियां रहती हैं। 395 अनुच्छेद एवं 8 अनुसूचियां रहती हैं। और कितने भाग रहते हैं? 22 भाग रहते हैं। कितने भाग? 22 भाग रहते हैं। और ये लागू कब होता है? 26 जनवरी 1950 को लागू हो जाता है। और ये जो है विश्व का सबसे लंबा लिखित हस्तलिखित संविधान था। कितने अनुच्छेद? 395 अनुच्छेद। कितने अनुसूचियां? 8 अनुसूचियां। कितने भाग? 22 भाग मूल रूप में। अगर वर्तमान में 2025-26 में बात करेंगे तब वर्तमान में कितने हो गए हैं? ये हो गए हैं लगभग 448 से अधिक अनुच्छेद हैं। 448 से अधिक अनुच्छेद हो गए हैं। और अनुसूची कितनी है? 12 अनुसूची हो गई है। कितनी? 12 अनुसूची। और भाग कितने हो गए हैं? भाग ये जहाँ 22 थे वहाँ से बढ़कर कितने हो गए? 25 हो गए। तो कौन सा भारतीय मूल संविधान में कितने अनुच्छेद? 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूची, 22 भाग। ठीक, अगले प्रश्न पे चलते हैं।
भारतीय संविधान के निर्माण में कुल कितने देशों के संविधान का योगदान है? जब हमारा संविधान बना था तो कुल कितने देशों के संविधान से थोड़ा 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 करके जो है लिया गया है? 50, 55, 60, 61। इसमें अगर देखा जाए तो कुल अगर देश बोल दिया है तो कुल कितने हैं? नहीं तो ज़्यादातर मेनली जो है किसी किसी का नाम है तो मुख्य रूप से तो 10 ही लगभग आते हैं, लेकिन अगर टोटल की बात किया है तो टोटल इसमें 60 से अधिक है। 60 से अधिक है। 60 से अधिक का मतलब जो है 61 भी हो सकता है, तो हम क्यों ना 61 ही लगाएं, क्योंकि 60 से अधिक का मतलब है 61। अगर मुख्य रूप से देखा जाएगा तो ब्रिटेन का है, अमेरिका का है। मुख्य रूप से तो 10 ही आते हैं। ब्रिटेन हो गया, अमेरिका हो गया, कनाडा हो गया, आयरलैंड हो गया और ऑस्ट्रेलिया, ऐसे तो 5 ही हैं। ब्रिटेन से हमने क्या लिया था? संसदीय प्रणाली लिया और एकल नागरिकता लिया और विधि का शासन, 3 चीज़ हमने ब्रिटेन से लिया था। और अमेरिका से क्या लिया था? मौलिक अधिकार, संविधान की प्रस्तावना भी वहीं से लिया था। और एक चीज़ होती है, वहाँ से 3 चीज़ ली गई थी। एक लिया गया था न्यायिक पुनरावलोकन। न्यायिक पुनरावलोकन, क्योंकि ब्रिटेन से और अमेरिका से 3 चीज़ें यहाँ से भी ली गई, 3 चीज़ें वहाँ से भी। और आयरलैंड से क्या लिया गया था? राज्य के नीति निदेशक तत्व तो लिए गए थे। ऑस्ट्रेलिया से समवर्ती सूची ली गई थी। रूस से क्या लिया गया था? मौलिक कर्तव्य लिया गया था। जर्मनी से क्या? आपातकालीन प्रावधान लिया गया। फ्रांस से क्या लिया गया था? प्रस्तावना में जो स्वतंत्रता रहे और समानता एवं बंधुत्व के आदर्श को लिया गया। जापान से क्या लिया गया? विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया ली गई। और साउथ अफ्रीका से क्या लिया गया? साउथ अफ्रीका से संविधान संशोधन की प्रक्रिया ली गई। इतनी चीज़ें हैं जो मुख्य मुख्य हैं, और बाकी 60 देशों से बहुत कुछ लिया गया। चलते हैं अगले प्रश्न पर। भारत का संविधान किस प्रकार का संविधान है? कठोर, लचीला, कठोर एवं लचीले का मिश्रण है, अधिक कठोर, कम लचीला। बताइए, भारत का संविधान किस प्रकार का है? भारत का संविधान हमारा है एक कठोर और लचीलेपन का मिश्रण है। तो हमारा भारत का संविधान है ना, वो एक तो सबसे लंबा है और संघात्मक ढांचे वाला है। तो इस वजह से इसमें जो लचीलेपन और कठोरता का जो एक अनूठा समायोजन मिल जाता है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। कैसा है? कठोर एवं लचीले का मिश्रण है। भारतीय संविधान भारत को किस राज्य के रूप में स्थापित करता है? राज्यों का संघ, संघ, एकात्मक राज्य, इनमें से कोई नहीं। बताइए, भारतीय संविधान भारत को किस राज्य के रूप में स्थापित करता है? ये करता है राज्यों का संघ। किस रूप में? राज्यों का संघ। क्योंकि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 के अनुसार, एक क्या कहता है?
भारत को राज्यों का संघ के रूप में परिभाषित और स्थित करता है। राज्यों के संघ के रूप में। भारतीय संविधान में भारतीयों के लिए किस प्रकार की नागरिकता का प्रावधान है? दोहरी, तिहरी, एकल, कोई नहीं। भारतीय संविधान में भारतीयों के लिए एकल, सिंगल सिटीजनशिप का, एकल नागरिकता का प्रावधान है। भारत में रहने वाले सभी लोग भारत के केवल नागरिक हैं, न कि अपने अपने राज्यों के। और कौन सा अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक? अनुच्छेद 5 से 11 तक जो है नागरिकता के संबंध में है। एकल नागरिकता जैसे अमेरिका और स्विट्जरलैंड के जो है, ये तो सब दोहरी दोहरी नागरिकता वाले हैं, लेकिन भारत एकल नागरिकता की बात करता है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। भारत के संविधान के किन अनुच्छेदों के आधार पर भारतीय संविधान को कठोर कहा गया है? प्रश्न फिर से सुनना है एक बार। भारत के संविधान के किन अनुच्छेदों के आधार पर कठोर कहा गया है? अनुच्छेद 3, अनुच्छेद 4, अनुच्छेद 11, अनुच्छेद 54 एवं 55। भारत के किन अनुच्छेदों के अनुसार? भारतीय संविधान किन अनुच्छेदों के अनुसार? अनुच्छेद 54 एवं 55। हालांकि कोई भी ऐसा अनुच्छेद नहीं है जो थोड़ा ढीली बरतती हो, लेकिन अनुच्छेद 54 एवं 55। चलते हैं अगले प्रश्न पर। भारत में किस प्रकार के शासन प्रणाली अपनाई गई है? संसदीय एवं अध्यक्षात्मक दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो भारत में संसदीय शासन प्रणाली, कौन सी? संसदीय शासन प्रणाली कहाँ से अपनाई गई है? भारत में संसदीय जो शासन प्रणाली है, ये कहाँ पर आधारित है? ब्रिटिश मॉडल पर आधारित है। ये एक संघीय व्यवस्था रहती है जहाँ सत्ता केंद्र और राज्यों के बीच विभाजित है। अमेरिका के संविधान में अभी तक कितने संशोधन हुए हैं? 20, 25, 27 और 28। तो अमेरिका के संविधान में अब तक कितने हुए हैं? 27 संशोधन हुए हैं। अच्छा, ये लागू कब होता? अगर देखा जाए तो अमेरिका का संविधान कब से लागू हुआ है? लागू होता है 1789। 1789 लागू हुए में मात्र अभी तक 27 संशोधन ही है। और इसका अंतिम संशोधन जो हुआ था, यह हुआ था 1992 में। कब हुआ था? और ये किससे संबंधित था? ये संबंधित था कांग्रेस के वेतन से। कांग्रेस के वेतन से संबंधित था, जो 1992 में
1992 में हुआ। एक हिसाब से बहुत कम हुए, तब से होता तो भारत में न जाने कितने संशोधन हो गए होते। कितने हुए? मात्र 27 हुए। भारत में न्यायिक पुनरीक्षण की संकल्पना निम्नलिखित देश के संविधान से ली गई है। न्यायिक पुनरीक्षण की संकल्पना किस देश से ली गई है? यूनाइटेड किंगडम, संयुक्त राज्य अमेरिका, यूएसएसआर, ऑस्ट्रेलिया। न्यायिक पुनर्लोकन की संयुक्त राज्य अमेरिका से ली गई है। कहाँ से? संयुक्त राज्य अमेरिका से। नेक्स्ट पे चलते हैं। भारत के संविधान में सम्मिलित समवर्ती सूची किस देश की देन है? सोवियत संघ, इटली, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया। अभी शायद ये प्रश्न मैं सब करवाया हूँ। बताइए, भारत के संविधान में सम्मिलित समवर्ती सूची किस देश की देन है? ये है समवर्ती सूची कहाँ की है? ये है ऑस्ट्रेलिया की। कहाँ की है? ऑस्ट्रेलिया की। और समवर्ती सूची को किसमें शामिल किया गया है? 7वीं अनुसूची, अनुच्छेद 246 में शामिल समवर्ती सूची में कुल कितने विषय हैं वर्तमान में? वर्तमान में कुल 52 विषय हैं। समवर्ती सूची के प्रमुख विषय कौन कौन है? शिक्षा, वन, पर्यावरण, विवाह और तलाक, फौजदारी कानून, श्रमिक कल्याण, आर्थिक। अगले प्रश्न पे चलते हैं। भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की संकल्पना किस देश के संविधान पर आधारित है? फ्रांस, आयरलैंड, जापान, यूएसएसआर। नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिए गए थे? आयरलैंड से लिए गए थे। ये भाग संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51, कहाँ से? 36 से 51 में शामिल किया गया है। उद्देश्य क्या था इसका? इसका उद्देश्य था सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना। कहाँ से लिया गया था? आयरलैंड से लिया गया। चलते हैं नेक्स्ट पर। भारतीय संविधान के वृहद होने के कारण किन वजहों से भारतीय जो संविधान है ये बड़ा होता गया? इसमें अनेक संविधानों के अनुभव समाविष्ट हैं। इसमें विस्तृत प्रशासकीय प्रावधान हैं। यह एक बड़े देश के शासन से संबंधित है। और डी है, यह संघ तथा राज्य सरकारों का संविधान है। क्या होगा? ये संघ तथा राज्य सरकारों का संविधान है। से देखा जाए इसके बृहत होने के मुख्य कई कारण हैं। देश की भौगोलिक सांस्कृतिक विविधता, केंद्र और राज्यों के लिए एक ही संविधान होना, क्योंकि राज्य और केंद्र के अलग अलग तो हो नहीं सकते, सब एक हैं। 1935 के भारत अधिनियम का गहरा प्रभाव है। ये सब वजहें हैं जिस वजह से बड़ा हुआ ये संविधान। भारतीय संविधान की प्रस्तावना का मुख्य आधार क्या है?
ए जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रस्तुत नीति प्रस्ताव, महात्मा गांधी का हरिजन में छपा लेख, सी विवेकानंद के कर्मयोग का दर्शन, डी भारतीय जनमानस की मांग। भारतीय संविधान की प्रस्तावना का मुख्य आधार क्या है? ये है पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रस्तुत नीति प्रस्ताव। इन्होंने 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में एक प्रस्तावना तथा 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में पेश किया गया उद्देश्य प्रस्ताव। क्या? उद्देश्य प्रस्ताव। तो जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रस्तुत नीति प्रस्ताव। और ये अपनाया कब गया था? 22 जनवरी 1947 को। 13 दिसंबर को पेश किया गया और 22 जनवरी 1947 को अपना लिया गया। और उद्देश्य प्रस्ताव ही जो है संविधान, जो प्रस्तावना है संविधान की, उसका मूल आधार है उद्देश्य प्रस्ताव। अब प्रस्तावना ये स्पष्ट करते थे भारत की शक्ति का स्रोत कौन है? भारत की जनता है। चलते हैं नेक्स्ट पर। भारतीय मूल संविधान की प्रस्तावना में कुल कितने मौलिक शब्द थे? पचहत्तर, 80, 85, 90। भारतीय मूल की प्रस्तावना में मूल रूप से कुल कितने शब्द थे? अगर मूल की बात कही जाएगी तो इसमें पहले 73 शब्द ही थे। पहले कितने थे? पहले इसमें 73 ही थे मूल में। लेकिन 1976 में एक संशोधन होता है, 42वां संविधान संशोधन होता है। 1976 में एक संशोधन होता है, वो 42वां संशोधन होता है। उसमें एक शब्द जोड़े जाते हैं, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता। ये शब्द जोड़े जाने से अगर वर्तमान में कहेंगे तो वर्तमान में इस समय 85 हैं। अगर मूल की बात करेंगे तो मूल में इसमें कितने हैं? 73। कितने हैं? 73। मूल की बात कर रहा है क्योंकि इसमें मूल की बात कही है, तो मूल में सिर्फ 73 ही हैं। अगर वर्तमान में कहा जाएगा तो 85 हैं। बयालीसवें संशोधन के द्वारा 1976 में 3 शब्द जोड़ दिए गए, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में किस बात की जानकारी नहीं मिलती? संविधान के शक्ति के स्रोत का, शासन व्यवस्था के लक्ष्य का, संविधान के अंगीकार की तिथि का, केंद्र राज्य संबंध। किस बात की जानकारी नहीं मिलती? ये नहीं मिलती केंद्र राज्य संबंध का। चलते हैं अगले प्रश्न पर। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जिन आदर्शों एवं उद्देश्यों की रूपरेखा दी गई है उनकी व्याख्या की गई है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जिन आदर्शों एवं उद्देश्यों की रूपरेखा दी गई है उनकी व्याख्या की गई है मूल अधिकारों के अध्याय में, राज्य के नीति निदेशक सिद्धांतों के अध्याय में, और डी है संविधान के पाठ में कहीं नहीं।
तो इसका क्या है, इसका मूल अधिकारों, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों और मौलिक कर्तव्य अध्याय में। कौन सा, सी नंबर। अगले प्रश्न पे चलते हैं। संविधान में हमारे राष्ट्र का उल्लेख किस नाम से किया गया है? भारत तथा इंडिया, केवल भारत, हिंदुस्तान तथा इंडिया, भारत, हिंदुस्तान तथा इंडिया। भारतीय संविधान में हमारे राष्ट्र को मुख्य रूप से दो नामों से, किससे, भारत तथा इंडिया के अनुच्छेद 1 में स्पष्ट कहा गया है, इंडिया अर्थात भारत राज्यों का संघ होगा। प्रस्तावना में भी है, हम भारत के लोग से शुरुआत की जाती है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को किस रूप में घोषित किया गया है? एक सार्वभौम प्रजातांत्रिक गणतंत्र, एक समाजवादी प्रजातांत्रिक गणतंत्र, एक सार्वभौम समाजवादी पंथनिरपेक्ष प्रजातांत्रिक गणतंत्र, और डी, इनमें से कोई नहीं। किस रूप में? एक सार्वभौम समाजवादी पंथनिरपेक्ष प्रजातांत्रिक गणतंत्र। ये भारत की जो भारतीय संविधान की प्रस्तावना है, भारत को एक संप्रभु समाजवादी पंथनिरपेक्ष धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य के रूप में घोषित करता है। संप्रभु, भारत पूरी तरह से स्वतंत्र है, किसी बाहरी शक्ति के अधीन नहीं। समाजवादी, ये शब्द कब जोड़ा गया? 42 में जो संविधान संशोधन हुआ था 1976 में, सामाजिक और आर्थिक समानता का लक्ष्य रखता है। पंथनिरपेक्ष, ये भी 42वें संविधान संशोधन में जोड़ा गया कि भारत का कोई धर्म मतलब आधिकारिक धर्म नहीं है, सभी धर्मों का समान सम्मान है। गणराज्य, भारत का जो राष्ट्राध्यक्ष है, राष्ट्रपति है, यह वंशानुगत नहीं होगा, बल्कि जनता द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होता है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। लोक कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य है अधिकतम संख्या का अधिकतम कल्याण सुनिश्चित करना, कमजोर वर्गों के कल्याण का प्रबंध करना, सभी नागरिकों को स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करना, डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। लोक कल्याणकारी राज्य का क्या मतलब है? अधिकतम संख्या का अधिकतम कल्याण, ज्यादा से ज्यादा लोगों का कल्याण सुनिश्चित करना, सबका उत्थान। बयालीसवें संविधान संशोधन के द्वारा कौन से शब्द प्रस्तावना में जोड़े गए? अभी ये शब्द बताया गया था, कौन सा था जो 1976 में हुआ था? समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता। कौन से? समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कुल कितने संशोधन किए जा चुके हैं? 1, 2, 3, 4। कितने हुए हैं? सिर्फ एक हुआ है, 1। कौन सा हुआ है?
42वें जो संविधान संशोधन 1976 में हुआ है। समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता। समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़े गए हैं। कब हुआ? ये आपातकाल लगा है तब। अच्छा, एक प्रश्न आता है किस संशोधन को मिनी संविधान कहते हैं? किस संशोधन को मिनी संविधान कहते हैं? बताइए किस संशोधन को। तो याद रखिएगा कि ये 42वां संविधान संशोधन है, इसी को मिनी संविधान कहा जाता है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। किस विद्वान ने भारतीय संविधान की प्रस्तावना को संविधान की कुंजी कहा है? ए. ठाकुरदास भार्गव, बी. N.A. पालकीवाला, बी. K.M. मुंशी, डी. न्यायमूर्ति हिदायतुल्लाह। किसने कहा है? ये कहा है पंडित ठाकुरदास भार्गव जी ने। किसने कहा है? इन्होंने ही प्रस्तावना को भारतीय संविधान का सबसे अनमोल भाग बताया। यहाँ पे थोड़ा जो महत्वपूर्ण बातें हैं कि ठाकुरदास जैसे भार्गव जी ने संविधान की कुंजी कहा। संविधान की मुख्य नोट किसने कहा? संविधान की मुख्य नोट किसने कहा? अर्नेस्ट बारकर। राजनीतिक कुंडली किसने कहा था? K.M. मुंशी जी ने कहा था। और N.A. पालकीवाला जी ने क्या कहा था? इन्होंने कहा था संविधान का परिचय पत्र। प्रश्न पूछा लिया जाए कि संविधान का मतलब प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र किसने कहा? N.A. पालकीवाला ने कहा था। बस आज के लिए इतना ही। भारतीय राज्य व्यवस्था के जो प्रश्न हैं ये काफ़ी चुने हुए और काफ़ी इसमें मेहनत लगी है, इसको मैंने जो सेलेक्ट किया है। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा होगा तो लाइक ज़रूर करिएगा और शेयर ज़रूर करते जाइएगा। सभी को अपने व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से शेयर करते रहें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ सकें। और कल फिर ऐसे ही महत्वपूर्ण चुनिंदा प्रश्नों को लेकर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।